सीरीज ऑफ सेक्टेरियन टेररिस्ट आउटफिट्स, बहुत क्लियरली कह रहा हूं, सीरीज ऑफ सुन्नी डिवाइड आया और वो वायलेंट डिवाइड आया। ओके, टॉपिक मेरा वही चल रहा है, सऊदी अरेबिया ईरान कॉन्फ्लिक्ट, implications on Middle East and पाकिस्तान, वे आउट फॉर इस्लामाबाद। ठीक है, टॉपिक मेरा वही चल रहा है। ओके, सो सेक्टेरियन टेररिस्ट आउटफिट्स एस्टेब्लिश हो गए अक्रॉस पाकिस्तान, और फिर सेक्टेरियन हेट लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ बाय द religious seminaries supported by the two respective nations। इन दोनों ममालिक की तरफ से जिन रिलीजियस सेमिनरीज को सपोर्ट मिलना शुरू हुआ, वो सेक्टेरियन हेट लिटरेचर में इन्वॉल्व हो गए, और फिर सेक्टेरियन टेररिज्म बिकेम अ फार बिगर थ्रेट टू द नेशनल सिक्योरिटी देन जनरल टेररिज्म। कहां कहां पे? इन केपी में हमने क्या देखा? DI खान, कोहाट, हंगू, पाराचिनार, केपी की को चला के उठाएं। उसके बाद इन बलूचिस्तान, क्वेटा, इन कराची, हमने इन सिंध हमने क्या देखा? कराची। उसके बाद फिर मजीद हमने क्या देखा? इन पंजाब में हमने क्या देखा? रावलपिंडी, लाहौर, झंग एपिसेंटर बना, फैसलाबाद एक्सेट्रा। उसके बाद फिर गिलगित बल्तिस्तान में क्या बना? दैट इज चलास एंड गिलगित सेक्टेरियन टेररिज्म के लिए हॉट बेड्स रहे हैं। These sectarian terrorist outfits also क्या कहते हैं, hired people for the war in the Middle East। मैंने जिहाद नहीं कहा, war in the Middle East कहा, whether वो सीरिया हो या इराक हो या यमन हो, hired people for the war। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने भी हायरिंग की, शिया टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने भी हायरिंग की। मजीद हमारी फॉरेन पॉलिसी पे इसके बड़े स्ट्रांग इम्प्लीकेशंस हैं। द परसिस्टेंट कंफ्यूजन इन द फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, और वो क्या है? पाकिस्तान हैज नॉट बीन एबल टू बी एब्सोल्युटली न्यूट्रल। हम न्यूट्रल नहीं हो पा रहे हैं कंप्लीटली इन द वॉर बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड ईरान। पाकिस्तान कुड नॉट क्लियरली टेक अ स्टांस, क्लियर स्टांस हम नहीं ले सके फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑन क्या कहते हैं, IMCTC, इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोलिशन। फिर द मिलिट्री कोलैबोरेशन विद सऊदी अरेबिया, उस पे हम क्लियर स्टांस नहीं ले सके। वेदर शुड पाकिस्तान सेंड ट्रूप्स इनटू सऊदी अरेबिया और नॉट, हम क्लियर थे। क्लियर किस बात पे थे? कि पाकिस्तानी ट्रूप्स वर नॉट टू बी सेंट इनटू द वॉर इन यमन, बट हम इस बात पे क्लियर नहीं थे कि क्या हम अपने ट्रूप्स सऊदी अरब भेजे कि ना भेजे, एक्सेट्रा। सो कंफ्यूजन इन द फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान रही। ऐसा क्यों है? वाई दिस कंफ्यूजन? द इमेंस इंपॉर्टेंस ऑफ सऊदी अरेबिया एंड ईरान फॉर पाकिस्तान, बिल्कुल हाईलाइट कर रहा हूं मजीद शॉर्ट करके, क्योंकि आई हैव टू गो फॉर अनदर टॉपिक टू। सऊदी अरेबिया इंपॉर्टेंस क्या है? मैसिव इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। कैसे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस? ये लाइट ऑफ हो गई। मैसिव इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, एंड दैट इज, कैसे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है इसकी हमारे लिए? Saudi Arabia, the largest foreign remitter to Pakistan. Saudi Arabia, the largest
foreign remitter to Pakistan. Annually around $5 billion remittances आते हैं. उसके बाद Saudi Arabia has been providing repeated bailout packages to Pakistan. Bailout packages देना, for example 2019 में bailout package हमें मिला from Saudi Arabia. उसके बाद फिर मजीद that is $20 billion के MOU साइन करना विद पाकिस्तान, ऑफिशियल पार्टनर डिक्लेयर करना ऑफ CPEC, $20 billion के MOUs which are not still translated into reality. सिर्फ MOUs ही हैं अभी तक. मजीद इकोनॉमी के बाद डिप्लोमेटिक इंपॉर्टेंस. इट्स नॉट ओनली सऊदी अरेबिया, इट्स GCC. सिर्फ सऊदी अरब नहीं है, GCC है. कैसे? एंटागोनाइजिंग सऊदी अरेबिया वुड मीन एंटागोनाइजिंग GCC. और हमारे लिए GCC में दूसरा इंपॉर्टेंट मुल्क कौन? UAE ऑफ इमेंस इंपॉर्टेंस फॉर पाकिस्तान. UAE हमारे लिए बेतहाशा इंपॉर्टेंस रखता है. कैसे? दुनिया में दूसरा बड़ा रेमिटर टू पाकिस्तान कौन है? रेमिटेंसेस UAE से आते हैं. फोर्थ लार्जेस्ट फॉरेन क्या कहते हैं एक्सपोर्टिंग मार्केट फॉर पाकिस्तानी गुड्स कौन है? UAE. ठीक, तो UAE की हमारे लिए इंपॉर्टेंस. उसके बाद फिर हमारे लिए कतर की, बहरीन की, कुवैत की इंपॉर्टेंस. एंड मोर. और डिप्लोमेटिक ही में द मोर द वैक्यूम बिंग क्रिएटेड बाय पाकिस्तान द क्विकली इट बिंग फिल्ड बाय इंडिया. हमने 2015 में एक वैक्यूम क्रिएट किया. कैसे क्रिएट किया? पाकिस्तान रिफ्यूज्ड टू सेंड इट्स ट्रूप्स इनटू द वॉर इन यमन. हमने रिफ्यूज किया सऊदी अरेबियन रिक्वेस्ट को, और उस पर क्या हुआ? सऊदी अरेबिया एंटागोनाइज्ड हुआ, UAE एंटागोनाइज्ड हुआ, और इन ममालिक ने इंडिया के साथ रिलेशन ट्रेमेंडसली इंक्रीज कर दिए. ठीक, सो डिप्लोमेटिक इंपॉर्टेंस, स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस है बिकॉज ऑफ हरमैन शरीफेन. On the other hand, Iran is an immediate neighbor. Iran हमारा immediate neighbor है. It is always necessary for a country to have smooth, functioning, peaceful relations with its neighbors. Pakistan does not have one with its eastern neighbor and western neighbor. हमारे eastern और western neighbor के साथ हमारे smooth relations नहीं है. Cannot afford to have animosity or strained relations with Iran too. मजीद ईरान वॉन्ट्स टू बी एन ऑफिशियल पार्टनर ऑफ CPEC. वो CPEC का ऑफिशियल पार्टनर बनना चाहता है. क्यों? सबसे बड़ा एक्सपोर्टिंग मार्केट फॉर ईरानियन हाइड्रोकार्बन इज चाइना. और वो कहाँ से एक्सपोर्ट करना चाहता है? पाकिस्तान के थ्रू. जो ट्रेडिशनल सी राउट है उसको ड्रॉप करके पाकिस्तान के थ्रू एक्सपोर्ट करना चाहता है. मजीद बोथ द साइड्स ऑफ द बॉर्डर पे क्या है? ethnic convergence है. ethnic Baloch population resides on both the sides of the border. etc. And though the project is in limbo, but IP Iran Pakistan gas pipeline if materialized, जिसके chances क्या हैं? Bare minimum है in the foreseeable future. It could be easily called the lifeline for the energy sector of Pakistan, as it would provide 775 million cubic feet gas per day, for example. So importance of the two countries for Pakistan are immense. और मजीद क्या है? Pakistani population is sharply divided on sectarian lines. Sunni dominant country with a sizable Shia minority. So public opinion is always necessary for a government in its policy making, whether internal or external policy making. तो हमारा tilt towards Saudi Arabia ईरान नहीं हो पा रहा. ठीक, ऑप्शंस क्या हैं? क्विक. Pakistan should continue to play the role of mediator. It has been playing the role of mediator and should continue to play the role of mediator. हमने कब किया? 1997 में किया, 2015 में किया हमने,
2018 में किया हमने, 2018 and 19 में किया हमने the role of mediator, and the role of Pakistan has been repeatedly appreciated by international leaders, especially UN Secretary General ने अप्रिशिएट किया पाकिस्तान के रोल को। एक तो हमने रोल ऑफ मीडिएटर प्ले करना है, दूसरा पाकिस्तान हैज अ tilt towards Saudi Arabia and would continue to have a tilt towards Saudi Arabia, but it must not antagonize the सेक्रेटरी जनरल ने अप्रिशिएट किया पाकिस्तान के रोल को। Part of it, but if it becomes sectarian, Pakistan should and would opt out. कैसे? IMCTC ब्रेन चाइल्ड ऑफ सऊदी अरेबिया है, लेकिन उसके पीछे ड्राइविंग फोर्स कौन है इन एस्टेब्लिशिंग इट एज ए मिलिट्री फोर्स? पाकिस्तान है। चीफ ऑफ द फोर्स कौन है? पाकिस्तान। चारों डिपार्टमेंट के हेड्स कौन है? पाकिस्तानीज हैं, एक्स मिलिट्री पर्सनल्स हैं। ट्रेनिंग कौन दे रहा है? मोस्टली पाकिस्तानी। क्यों? क्योंकि एंटी टेररिज्म में पाकिस्तान की मिलिट्री कैपेसिटीज बेतहाशा स्ट्रांग है। काउंटर टेररिज्म कैपेसिटीज ऑफ पाक मिलिट्री आर इमेंसली स्ट्रांग। प्लस हमारे क्लोजर डिफेंस रिलेशन विद सऊदी अरेबिया, दिस इज द रीजन कि हम लीडिंग रोल प्ले कर रहे हैं। बट दिस लीडिंग रोल वुड प्रोवाइड पाकिस्तान टू इंक्रीज इट्स मिलिट्री रोल ऑन उम्मा लेवल। उम्मा लेवल पे हमारा रोल बढ़ेगा। रोल ऑफ पाकिस्तान ऑन उम्मा लेवल वुड इंक्रीज मोर एंड मोर। सिक्योरिटी रोल बढ़ेगा। डन? सो ये अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है, इसलिए हमें इसका हिस्सा बनना चाहिए, रहना चाहिए। बट इफ इट बिकम सेक्टेरियन, जिसकी क्या है, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फियर कि इट मे बिकम सेक्टेरियन। और वो सेक्टेरियन कैसे बनेगा? वो सेक्टेरियन कैसे बनेगा? हाँ, it would become sectarian, it may become sectarian in nature. क्यों? क्योंकि ईरान is kept out of it, Syria is kept out, Iraq is kept out of it. तो जितनी भी शिया डोमिनेंट कंट्रीज हैं वो इससे बाहर है। शिया डोमिनेंट या शिया गवर्न कंट्रीज उससे बाहर है। अगर ये सेक्टेरियन बनता है तो पाकिस्तान शुड ऑप्ट आउट। क्यों? ईरान हमारा इमीडिएट नेबर है। दूसरा, हमारा एक साइजेबल पॉपुलेशन नंबर किसका है? शिया का है। वो एंटागोनाइज्ड होगा तो हमें इसका मेंबर पर नहीं रहना चाहिए। कंक्लूड कर रहा हूं। In the 1950s and 1960s, Pakistan had an overwhelming tilt towards Iran, and Saudi Arabia had a tilt towards India. Saudi Arabia का tilt था towards India. A time came, वक्त आया in the 70s that Pakistan got closer and closer towards Saudi Arabia and moved away from Iran. This is the era of
रिवर्सल, ये दोबारा रिवर्स हो रहा है प्रोसेस, या द एरा ऑफ मल्टीलेटरलिज्म है। अब वो क्या, पाकिस्तान टू कंटिन्यू गुड रिलेशंस विद सऊदी अरेबिया व्हाइल एंटरिंग इनटू बेटर रिलेशंस या मेंडिंग रिलेशंस विद ईरान, या तो ये है, या क्या है कि पाकिस्तान की पॉलिसी में इंक्रीजिंगली टिल्ट आता जाएगा टुवर्ड्स ईरान। लेकिन ये टिल्ट क्या होगा, स्लो होगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया अभी भी हमारे लिए आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड चाइना द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री है। डन, आपका ये टॉपिक भी हो गया। मजीद मैं थोड़ा सा शॉर्ट होता जाऊंगा, एक्सप्लेनेशन कम करता जाऊंगा। टॉपिक नंबर 4, और वो मैं आपको क्या करवा रहा हूं, दैट इज ब्रेग्जिट। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ब्रेग्जिट अब पुराना हो गया है, और शायद वो गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम पिछले 3 साल को अगर देख लें तो ब्रेग्जिट पे क्वेश्चन नहीं आ रहा, आईआर करंट अफेयर्स में, और ये बहुत बड़ी ज्यादती हुई है ये। तो रिसेंटली हमने देखा जो डील हुई बिटवीन यूके एंड ईयू रिगार्डिंग ब्रेग्जिट, ट्रेड डील वगैरह हम क्या करेंगे, वो इसने दोबारा इस टॉपिक को इंपॉर्टेंट बना दिया है। तो मैं इस 20 मिनट में इस टॉपिक को आपको कवर करवा के देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह ये पेपर में आ जाएगा। In 2019, US made an exit from the European Union. Sorry, 2020 में यूके ने एग्जिट कर दिया फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। 2019 में नहीं, 2020 में एग्जिट कर दिया यूके ने फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। Its impacts on the region क्या होंगे, यूरोप पे क्या होंगे, यूके पे क्या होंगे, और हां पहले इस निकले क्यों, वाई, कॉजेस क्या थे ऑफ द एग्जिट, और फिर हर्डल्स क्या रहे इन पार्टिंग ऑफ द वेज, हर्डल्स क्या रहे इन पार्टिंग ऑफ द वेज, और फिर अब इसके इंपैक्ट्स क्या होंगे। बस सिर्फ की पॉइंट्स हाईलाइट कर रहा हूं, आप लोग मजीद उसको खुद एलाबोरेट करेंगे। स्टार्ट उसको मैं कैसे करूंगा, यूरोपियन यूनियन द मोस्ट इंटीग्रेटेड यूनियन इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, that is economic, social and politically integrated union. Economic, social and politically integrated union. इस तरह इंटीग्रेटेड यूनियन पहले कोई नहीं रहा। नाउ उससे क्या हुआ, यूके डिसाइडेड टू ऑप्ट आउट, यूके डिसाइडेड टू ऑप्ट आउट फ्रॉम द यूनियन। It passed a referendum पास किया and filed its case with the union, and from then onward an unending confusion initiated not only in UK but also in EU. Till Boris Johnson came into power in UK and successfully completed the
एग्जिट प्रोसेस। ये आपका काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन होगा। एक पैराग्राफ में बिल्ड करूंगा किस पे? रेफरेंडम पास्ड बाय यूके पीपल। 52% of the UK people voted in the favor of pulling out from the union. The referendum that was announced by क्या नाम है, the then Prime Minister of UK, वोट किया लोगों ने 52% इन द फेवर ऑफ एग्जिट। ऐसा क्यों हुआ? रीजंस क्या थे? नंबर 1, द प्रो एग्जिट लॉबी वॉज वेरी स्ट्रांग। जो प्रो एग्जिट लॉबी थी वो बड़ी स्ट्रांग थी। वो कौन थी? दैट इज अ मेजॉरिटी ऑफ द कंजर्वेटिव पार्टी। And the pro-EU lobby, that was Labour Party, was considerably weak to convince the UK citizens. Referendum pass हुआ in the favor of exit। 52% लोगों ने वोट किया in the favor of exit। क्यों? Reasons? Because being a member of European Union, it was a huge economic cost for UK। huge economic cost थी। कैसे? 14 billion pounds a year financial contribution being made by UK every year। 14 billion pounds every year financial contribution made by UK। उसके बाद more than 3 million jobs been given by UK to EU nationals, while its own people were jobless, nationals were jobless। Mazid, UK wanted to renegotiate trade policies with EU। इसी तरीके से फिर ये तो इकोनॉमिक रीजन हुए। पॉलिटिकल रीजंस क्या थे? The increasing supremacy or role of Germany was not acceptable to UK। खासकर जो यूरोजोन क्राइसिस में जर्मनी ने रोल प्ले किया वो उसको एक्सेप्टेबल नहीं था। मजीद द स्ट्रॉन्ग प्रोपेगेंडा पॉलिटिकल में launched by the pro-EU group, और वो कौन थे? कंजर्वेटिव पार्टी थी एंड यूके क्या कहते हैं डेमोक्रेटिक पार्टी थी। यूकेआईपी, यूके इंडिपेंडेंट पार्टी, जिसको ब्रेक्जिट पार्टी भी कहते हैं। और फिर वीकर रोल प्ले किया किसने? लेबर पार्टी ने। और सोशल रीजंस क्या थे? द पीपल ऑफ यूके वर नॉट अवेयर ऑफ द रियल बेनिफिट्स बीइंग द मेंबर ऑफ ईयू वगैरह, ये रीजंस थे। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ आपका क्या होगा? या दो पैराग्राफ ही होगा, उसके बाद पैराग्राफ आपका क्या होगा? दैट इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके signed a soft deal with the EU। जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके थी उन्होंने सॉफ्ट डील साइन कर दिया विद EU। कैसे? कि यूके वुड गिव UK would not pull out the 3 million EU nationals from its job market। In return में EU nationals या EU countries would not pull out UK nationals from EU markets। So दोनों ने डिसाइड किया कि हम एक दूसरे के एम्प्लॉयज को नहीं निकालेंगे।
दूसरा क्या एग्रीमेंट हुआ? स्टेटस को फॉर द पीपल ऑफ द नॉर्दर्न आयरलैंड। द पीपल ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड क्या करेंगे? दे वुड एंजॉय द स्टेटस को, मतलब क्या? ओपन बॉर्डर वो एंजॉय करेंगे, फ्री मोबिलिटी ऑफ सिटीजन एंड गुड्स एंजॉय करेंगे नॉर्दर्न आयरलैंड के लोग विद द पीपल ऑफ आयरलैंड। इसी तरीके से फिर मजीद क्या हुआ? सेम ट्रेड पॉलिसीज टू बी अडॉप्टेड बाय यूके विद EU, but UK would make its own trade policies with the rest of the world. रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ वो अलग पॉलिसीज बनाएगा। ये हो गया सॉफ्ट डील। दिस सॉफ्ट डील could not get the popular support of the UK Parliament. जो यूके पार्लियामेंट है, यूके एमपीज हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का पॉपुलर सपोर्ट टू द सॉफ्ट डील ना मिल सका। क्यों नहीं मिल सका? अब ये कंफ्यूजन की बात कर रहा हूं। Labour Party was overwhelmingly against the deal. Pause. Okay. Labour Party overwhelmingly oppose कर रही थी क्या? The deal. क्योंकि Labour Party did not support the idea of exit at all. वो एग्जिट के फेवर में थी नहीं। सो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लेबर पार्टी अपोज्ड द सॉफ्ट डील साइंड बाय द देन प्राइम मिनिस्टर थेरेसा मे विद EU। फिर दूसरी तरफ पे ऑन द अदर हैंड द पार्टी मेंबर्स ऑफ थेरेसा मे, दैट इज द कंजर्वेटिव्स, many of the conservative members of conservative party members did not support the soft deal signed by Theresa May. क्यों? They were in favor of hard exit. वो फेवर करते थे क्या? हार्ड एग्जिट। मतलब क्या? कंप्लीट डिवोर्स विद EU। मतलब क्या? नो स्टेटस को पावर फॉर द पीपल ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड, नो स्टेटस को फॉर द एम्प्लॉयज ऑफ ईच अदर, बल्कि क्या? पुल आउट ऑल द एम्प्लॉयज और फिर मेक न्यू ट्रेड डील्स विद EU कंट्रीज। मतलब वो कंप्लीट हार्ड एग्जिट चाहते थे। सो दे ऑल्सो अपोज द डील। रिजल्टेंट क्या हुआ? द बिल वॉज प्रेजेंटेड थ्राइस इन द पार्लियामेंट बट रिजेक्टेड एवरी टाइम। हर बार ये बिल रिजेक्ट हुआ। नेक्स्ट, थेरेसा मे रिजाइंड, उन्होंने रिजाइन कर दिया। बोरिस जॉनसन केम इनटू पावर, वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। ही अनाउंस्ड री इलेक्शंस या स्नैप इलेक्शंस, उन्होंने स्नैप इलेक्शंस अनाउंस किए या री इलेक्शंस अनाउंस किए। दिस टाइम conservatives win the election with the overwhelming majority. उन्होंने इलेक्शन जीत लिए with overwhelming majority. And the way for Brexit was paved by the snap elections. As the needy number of votes were acquired by Boris Johnson by winning the election. अब
the complicated process of divorce between or exit of UK from European Union began, वो शुरू हुआ. For example, both agreed on common trade policies, both agreed on status quo over the future of employees, but in the rest of the areas में क्या होगा? Parting of the ways. For example, UK would not be the part of any EU body. UK किसी भी EU body का हिस्सा नहीं होगा. Whether that is EU Parliament, EU government, EU Central Bank, that is ECB, European Central Bank, या European Court of Justice, या Europol, Europolice, या यूरो एनवायरनमेंट वगैरह किसी का भी हिस्सा नहीं होगा. यूके इन सबसे निकल गया. मजीद, यूके वुड नॉट प्रोवाइड फ्री ट्रांजिट ट्रेड फैसिलिटीज टू ईयू कंट्रीज एनीमोर. वो फ्री ट्रांजिट ट्रेड फैसिलिटीज नहीं देगा. देखिए, दो बड़े ममालिक हैं जो ट्रांजिट फैसिलिटीज दे रहे हैं टू ईयू कंट्रीज. एक यूके है, एक ग्रीस है. मजीद, शिपिंग पे डिसाइड हुआ कि शिपिंग एरियाज डिवाइड हुए. फिशिंग में जो कोलैबोरेट कर रहे थे वो डिवीजन आ गया. जो डील थी एट लास्ट कंप्लीट हो गई. इस डील के इंपैक्ट्स क्या होंगे? फर्स्ट, ऑन यूके. In the beginning, that is 2017 and 18, it had steep या negative economic implications on UK. इसके बड़े strong negative economic implications UK थे. For example, the depreciation of pound. दूसरा, series of political negative implications आए. Political crisis आया. UK government never experienced such a confusion, parliamentary confusion, political confusion after World War II as it did in this case. But at last UK came out of it. UK इससे बाहर आ गया. It agreed on soft deal with EU. Soft deal पे एग्री कर गया with EU. मतलब क्या? Status quo बरकरार रहेगा over the trade policies between UK and EU. Same trade policies continue रहेंगी. मतलब क्या? एक दूसरे के टैरिफ, एक दूसरे के प्रोडक्ट्स पे टैरिफ्स नहीं लगाए जाएंगे. But now UK is at choice to decide its own trade laws with the rest of the world. अब बाकी दुनिया के साथ वो खुद अपने ट्रेड लॉज डिसाइड कर सकता है. ईयू के साथ तो वही कंटिन्यू करेगा, लेकिन बकिया दुनिया के साथ वो अपने ट्रेड लॉज डिसाइड करेगा. And would not hesitate from imposing higher tariffs या protectionist policies, especially on those countries which are a reason for trade deficit of UK. UK का जो trade deficit जिनकी वजह से है वो उनके साथ वो प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी जरूर अडॉप्ट करेगा. मजीद, UK has brought back the sovereign powers to the country. UK ने, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? sovereign powers वापस लेके आ गया to the country. मतलब क्या? The dictations from EU, like क्या?
एडजस्ट, एकोमोडेट रिफ्यूजीज, रिफ्यूजीज को एकोमोडेट कर दो, accommodate more and more employees, European employees. Mazid, follow the common trade policies of EU with the world. Follow the common foreign policy of EU. Share करते रहो the foreign policy of EU, etc. अब ये यूके नहीं करेगा. So UK sovereign powers वापस लेके आ गया, which were delegated to EU, brought back to London. ये हो गया. मजीद EU पे the process of the disintegration of EU may begin. कैसे? There has been a rise of nationalist movements across Europe. और सबसे बड़ा नेशनलिस्ट मूवमेंट कहां पे आया? यूके में. और ब्रेग्जिट का मेजर ड्राइविंग रीजन क्या है, ड्राइविंग फोर्स क्या रहा है? नेशनलिज्म, यूके नेशनलिज्म. और हमने देखा कि नेशनलिस्ट मूवमेंट्स अक्रॉस यूरोप इंक्रीज कर रहे हैं. वेदर इट्स फ्रांस अंडर ली पेन, और द सपोर्टर ऑफ हिटलर इन जर्मनी, और द क्या कहते हैं नेशनलिस्ट मूवमेंट इन ग्रीस और स्पेन और इटली और द रेस्ट इंक्रीज कर रहा है. तो डिसइंटीग्रेशन के चांसेस बढ़ रहे हैं. क्यों? नेशनलिज्म राइज पे हो रहा है. फिर हाँ, ऑन द अदर हैंड द चांसेस ऑफ फर्दर इंटीग्रेशन ऑफ यूरोप में अकर, चांसेस ऑफ फर्दर इंटीग्रेशन ऑफ यूरोप, मजीद इंटीग्रेशन भी हो सकती है. और वो कैसे होगी? UK was the major hurdle in further integration. UK एक major hurdle रहा in further integration. Whether that was the policy adopted to resolve the Eurozone crisis or earlier. Eurozone crisis को हल करने के लिए जो पॉलिसी अडॉप्ट हुई वो, या उससे पहले, उसमें अप्रोच क्या था? फर्दर इंटीग्रेशन. proposed by Germany, France and the rest of the key European countries, but that was opposed by UK. तो वो UK निकल गया है जो की अपोजर रहा ऑफ फर्दर इंटीग्रेशन. चांसेस ऑफ फर्दर इंटीग्रेशन मजीद बढ़ सकते हैं. उसके बाद रोल ऑफ जर्मनी वुड इंक्रीज मोर एंड मोर. जर्मनी का रोल मजीद इंक्रीज करेगा. जर्मनी द लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ यूरोप. यूके इज नो मोर द पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, जो की अपोजर रहा ऑफ जर्मनी. Series of countries, European countries, are economically more and more dependent on Germany. वो जर्मनी पे ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंट है, स्पेसिफिकली फॉर द बेल आउट पैकेजेस. तो जर्मनी का रोल मजीद बढ़ेगा. पॉसिबल इफेक्ट्स ऑन पाकिस्तान क्या हैं? 1, द GSP प्लस स्टेटस. ये बातें थोड़ी पुरानी हुई लेकिन फिर भी द GSP प्लस स्टेटस में बी इन डेंजर. और उसको दो बड़े डेंजर्स हैं. द ह्यूमन राइट्स वायलेशंस इन पाकिस्तान. EU ने क्या किया? EU threatened to take back the GSP plus status from Pakistan if the human rights violation does not stop. दूसरा, UK pulled out from the
यूरोपियन यूनियन, मतलब क्या, जीएसपी प्लस स्टेटस डज नॉट अप्लाई ऑन यूके एंड बिकॉज ऑफ जीएसपी प्लस स्टेटस क्या हुआ, द एक्सपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान इंक्रीज्ड टू ईयू बाय मोर देन 1 बिलियन यूरोज, 1 बिलियन यूरोज प्लस इंक्रीज आया। अब यूके इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टिंग मार्केट फॉर पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स। अब यूके, whether UK would continue the same trade policies with Pakistan or not, that is the question. But probably it would. क्यों? Because UK played a leading role on the platform of EU Parliament to give or award Pakistan the GSP plus status. दूसरा, the future remittances from Europe and UK. Europe and UK से remittances वो dependent है on the job opportunities in the region. The more the job opportunities, the more the remittances. But if job opportunities are declining, which are declining, जो decline कर रहे हैं, and what UK wanted to achieve was to provide more job opportunities to its own nationals, even the settlers, through Brexit. वो तो नहीं हुआ, because UK did not pull out the foreigners or EU nationals from its national job market. मतलब Pakistanis would not get more job opportunities. डन। अगली क्लास में कोशिश करूंगी कि 4-5 टॉपिक्स आपको पढ़ाऊं, और कोशिश मेरी यही है कि कल भी आप लोगों के साथ मेरी क्लास हो, ठीक है, सेम टाइमिंग पे। और टॉपिक्स मैं, चूँकि बच्चे पूछ रहे होंगे टॉपिक्स के बारे में, चूँकि मैं एक स्टम्पोर हूँ, उसी वक्त डिसाइड करता हूँ और पढ़ाता जाऊँगा, लेकिन इनको मैं कवर करवाऊँगा। कोशिश करूँगा कि अफ़गान पीस प्रोसेस भी हो जाए, दूसरा इकोनॉमी के टॉपिक्स भी हो जाए, सिंगल नेशनल करिकुलम भी करवाऊँगा। अब वो कल होगा परसों होगा मुझे नहीं पता। उसके अलावा फिर क्या कहते हैं, इस्लामोफोबिया भी करवाऊँगा, सर्कुलर डेट भी करवाऊँगा, पॉजिटिव इकनॉमिक ट्रेंड्स इन पाकिस्तान भी करवाऊँगा, यूएस पाकिस्तान रिलेशंस, हाँ जो बाइडन आया है वो क्या पॉलिसी शिफ्ट्स लेके आएगा वो भी करवाऊँगा, यूएस चाइना राइवलरी भी करवाऊँगा, रिवाइवल ऑफ सिपेक भी करवाऊँगा। तो बहुत कुछ है, देखते हैं क्या क्या होता है, कब कब होता है, लेकिन करेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।